उत्तराखंड में एक बहुत सुगम और दुर्गम का बड़ा चक्कर है और मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये जो सुगम दुर्गम का चक्कर है ये इसको खत्म करना चाहिए और जो दुर्गम है उसको हम सुगम बनाने में प्रयास करें। 18 सालों में कम से कम ये कर सकते थे, क्योंकि अभी मैं पिछले साल का एक फैक्ट आपको बताता हूँ। शिक्षा विभाग में तकरीबन 240 ट्रांसफर्स हुए थे और उनमें से 170 ट्रांसफर्स दुर्गम में किए गए। आप यकीन मानेंगे कि 170 में से 170 डॉक्टर्स नहीं गए दुर्गम में। तो ऐसी हम परिस्थिति नहीं बना सकते कि भाई दुर्गम सुगम हो जाए। अब उसके लिए क्या जरूरत होती है कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर बेहतर हो जाएं, हमारी शिक्षा वहां पर बेहतर हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि दुर्गम कहीं ना कहीं कुछ तो सुगमता की ओर आगे बढ़ेगा? इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं हम। देखिए, इसके लिए मैंने कहा ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं हम मान्य जिस तरह किशोर उपाध्याय जी ने कहा है, हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और इसीलिए हमने ट्रांसफर एक्ट हम लाए। बहुत हमारे कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग कई बार हम पे नाराज हो जाते हैं कि आप मंत्री हो। आज ही सुबह एक कोई व्यक्ति मुझ पे आया कि आयुर्वेदिक में एक ट्रांसफर कराना है फार्मासिस्ट का। मैंने कहा भाई देहरादून हरिद्वार में कोई पद खाली नहीं है। तो कहने आप मंत्री हो क्यों नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपको कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक कानून है तो कानून क्या आपने बनाया। मैंने कहा ये ठीक है कि कानून हमने बनाया, लेकिन कानून हमने आपको लेकर नहीं बनाया, पूरे प्रदेश के विकास को लेकर बनाया। तो धीरे धीरे आज हमने थोड़ा दिक्कतें आती हैं, कार्यकर्ता नाराज होता है, रिश्तेदार नाराज होते हैं, परिवार के लोग नाराज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम में आ जाएगा। आगे लोगों को लगने लगेगा भाई ट्रांसफर है, अगर मैंने 10 साल पहाड़ में नौकरी कर ली है तो अब मुझे मैदान में स्वतः ही अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ये व्यवहारिक और हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि दुर्गम और सुगम का जो अंतर है वो हम कम कर सकें? नहीं, मैं कह रहा हूँ दिक्कतें हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ दिक्कतें हैं, क्योंकि आप कितने लोगों को हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या थोड़ा नैनीताल का हिस्सा और उधर पौड़ी जिले का कोटद्वार का हिस्सा जो मेरी विधानसभा है उसमें लाओगे। कहीं ना कहीं विकास। अब क्योंकि बिल्कुल मैं आपसे, मेरे पास एक और देखिए मैं आपसे एक और आंकड़ा है मेरे पास। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और उधम सिंह नगर है, इसमें हमारे उत्तराखंड की 86% जनता रह रही है और बाकी जो बचा हुआ उत्तराखंड है उसमें 14% जनता रह रही है। तो क्या ये असीमित और असंतुलित विकास नहीं है? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि असंतुलित विकास है, लेकिन अब इसके लिए हमको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि दुर्गम और सुगम के अंतर को हम कम करें। क्या हम इसमें प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम पहाड़ में, मैं आज आपसे कह रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब जो चीजें होनी होती हैं, ये ठीक है कि हमें प्रयास करना चाहिए। 18 साल तो बहुत लंबा समय हो जाता है। नहीं हुआ, मैं खुद ही कह रहा हूं। मैं तो अपने संबोधन जी, हाँ किशोर जी, हाँ बोलिए आप। पुनीता जी, ये सुगम और दुर्गम तो तब रहेगा ना जब उसमें स्कूल में बच्चे रहेंगे, और जब बच्चे नहीं होंगे तो वो काहे का सुगम है और काहे का भी आऊंगा मैं उस पर भी मेरे पास एक आंकड़ा है। बोलिए अपनी बात। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, जिस राज्य का 75% बजट नॉन प्लान पर जा रहा हो, उस राज्य की विकास की आप कल्पना कर सकते हैं। वहां विकास में क्या होने, जहां 25% जो है किस पर लगाओगे आप उसको सड़क पर लगाओगे, स्कूल पर लगाओगे, इरिगेशन पर लगाओगे, कृषि पर लगाओगे, वनों पर लगाओगे। अगर आप आंकड़े देख लो तो 75% आपका नॉन प्लेन में जा रहा है, तो वहां विकास क्या होना है? इसलिए इस पर एक खाली उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि मैंने तो जब हम हिमालय बचाओ आंदोलन चला रहे थे, ये एक राष्ट्रीय जो है एजेंडा होना चाहिए कि मध्य हिमालय और विशेषकर उत्तराखंड को हम कैसे जो है विकास के मामले में एक संतुलित समावेशी विकास यहाँ का कैसे हो सकता है, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए और वो सबका एजेंडा होना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है आपसे कि जब आप इतना बड़ा यहाँ पर एक विमर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ न कुछ अमृत निकल करके जाना चाहिए। और मैं मंत्री जी से ये कमिटमेंट चाहता हूँ कि जो इनका विभाग है, वन विभाग, जो हमारे हक हकूक थे उत्तराखंड के, वहाँ के वनवासियों के, क्या माननीय मंत्री जी उनको देंगे हमको या नहीं देंगे? और अगर देंगे तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा हर चीज में। ठीक, ये मेरा पहले आप किशोर जी के सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1982,
इससे हमारे विशेष करके वन विभाग के हमारे हाथ बहुत बंधे हुए हैं। कुछ हद तक ये कंजर्वेशन और ये एक्ट बहुत सही भी है, लेकिन हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सड़क हो, केबल की लाइन बिछनी हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, मैं रोज 40-50 फाइलें करता हूं। और मैं कोई फाइल, मेरा पीएस मुझसे कह देता है कि साहब कोई फॉरेस्ट परिवर्तन की फाइल है, परमिशन की फाइल है, तो मैं सबसे पहले उसको करता हूं। मैंने युद्ध स्तर पर एक हमने अभियान लिया है कि हम जंगलों को भी बचाएंगे, जीव जंतुओं को भी बचाएंगे, लेकिन प्रदेश के विकास को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। इन कंजर्वेशन एक्टों के कारण, वन अधिनियम के कारण, जीव जंतु अधिनियम के कारण हम प्रदेश के विकास को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। ये मैं आज आपके साथ वायदा कर रहा हूं। मैं वन विभाग के सारे आला अधिकारियों के साथ जब बैठता हूं, बहुत स्पष्ट रूप से उनसे कहता हूं, कानून अपनी जगह है। मैंने तो रामनगर में सारे अधिकारियों से कहा कि भाई डीएफओ, चीफ कंजर्वेटर हो कुमाऊं, और एक तरफ मजदूर हो, और यमराज कहे कि भाई नहीं, एक तरफ टाइगर हो, और टाइगर यमराज कहे भाई कि मैं चीफ कुमाऊं को, या तो चीफ कुमाऊं को खाएगा टाइगर, या मजदूर को खाएगा। तो तुम कहोगे कि तुम क्या कहोगे कि ना चीफ अगर टाइगर को मारना हो और चीफ को मारना हो तो किसको कहोगे? टाइगर को मार दो। और मैंने कहा अगर मजदूर और टाइगर में बात आएगी तो तुम किस कहोगे कि साहब मजदूर को मार दो। तो मैंने कहा इंसान की कीमत क्या, चीफ कंजर्वेटर है फॉरेस्ट का तो उसकी कीमत अलग होगी, मजदूर की कीमत अलग होगी। मंत्री जी, मैंने कहा ये बिल्कुल, ये मान लो हमारे लिए एक जान महत्वपूर्ण है। और मैं आज आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए कोई चीज एकदम तो नहीं होती है। 1-1.25 साल मुझे वन विभाग के मंत्री के रूप में हो गया, लेकिन हमने वन विभाग में कुछ तब्दीलियां ला रहे हैं। हम ऑल वेदर रोड में बहुत लोग चिल्लाए, मैंने कोटद्वार में सड़कों को चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटे, लोगों ने कहा पेड़ काट रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सड़क के विकास में हम समझौता नहीं करेंगे, पेड़ कटेंगे, लेकिन हम एक बड़ा पार्क, उसके लिए हजारों पेड़ लगा रहे हैं। तो मैं आज आपसे वायदा कर रहा हूं, भाई किशोर जी से भी कह रहा हूं, मंत्री जी, कम से कम देखिए, किशोर भाई भी जानते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि वन विभाग के द्वारा उत्तराखंड में हम उत्तराखंड के लोगों को, देखिए रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा। हमें जंगल और खेत और खलियान से लोगों को, आजीविका को, लोगों को रोजगार के साधन ढूंढने होंगे, और मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। मैंने अभी इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन बनाया, क्योंकि टूरिज्म विभाग बहुत जंगलों में काम नहीं कर सकता हूं। मैंने कोटद्वार सर्किट पे 30 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। मैं ये यमुना घाटी, मेरी प्रार्थना में विकास कर रहा हूं। मेरी छोटी सी प्रार्थना सुन लो ना। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, वो अभी तक हमारे राज्य में लागू क्यों नहीं हुआ है? पहली बात ये है। जब आप उस पर आ गए हैं तो मेरा छोटा सा, अब गौरी माफी यहाँ से 30 किलोमीटर पर है। पुनीठा जी, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जनवरी से लेकर के अब तक 22 लोगों को वहाँ गुलदार जो है वो खा चुका है। ये हालत उत्तराखंड में जंगलों की वजह से। ये जो किशोर भाई ने रायवाला की बात की है, देखिए राजा नेशनल पार्क है, और भाई वो नेशनल पार्क है कि अंतर्राष्ट्रीय पार्क है, वो हमको खाने के लिए बिल्कुल आपसे कैसे मैं उस जंगल का क्या करूं जो मुझे खाने लगे? मैं उस नदी का क्या करूं जिसमें हमारे लोग जो हैं वो डूबने लगे? देखिए मैं माफ करना, मैंने अभी 22वां व्यक्ति शिकार बनाया गुलदार ने या लेपर्ड ने, मैंने सुबह कैमरे चेक करवाए, हमने जगह जगह बोर्ड लगाए, लेकिन दुर्भाग्य से जो व्यक्ति वाल को लांघते हुए रात को 11 बजे जा रहा है, बैग उसके कैमरा ट्रैपिंग हो रहा है। मैंने हर 100 मीटर पर कैमरे लगाए हुए हैं, गश्त लगाई हुई है। अगर देखिए मैं ये नहीं करूं, उसकी कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति भांग के नशे में सुल्फा पीकर अगर जंगल में जाकर बेहोश की हालत में जो है लेट जाए,
तो अब मुझे बताओ आरक्षण कैसे बचा लेगा उसको? मंत्री जी अब या तो देखिए माफ करना, उत्तराखंड वालों को देखिए माफ करना, सुल्फा वाले और नशे वाला मत बनाओ मेरे महाराज। मैं किशोर भाई, मैं कोई ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज अभी हमने शहादत दी है, ये देवभूमि का अपमान है। देखिए सुनो, मैं किशोर भाई, नहीं आपने उसका नहीं, मुझे बताइए, नहीं आप बताइए, आपने 22 लोगों का पोस्टमार्टम किया होगा, उसमें सुल्फा पी करके कितने लोग थे? आपके पास आंकड़े होंगे, मैं उसमें शराब पी करके कितने लोग थे? देखो इस तरह की मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपके पास आंकड़े नहीं हैं, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं एक बात देखिए, ये कहना आरोप लगाना बहुत सरल है, अपमान है उत्तराखंड के लोगों का। क्या टाइगर को, सारे टाइगर को मार दें क्या? नहीं, अरे भाई आप सारे टाइगर को मारिए ना मारिए, पर उत्तराखंड वालों को मत मारिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ किशोर भाई, गरीब आदमी को आप सारी चीज देखो, ये भावनात्मक भाषण देना, जो आप बात बता रहे हैं, मैं एक सुनो, कौन सी बात है ये? मेरे ख्याल से लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा आपका, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है मंत्री जी मेरे ख्याल से। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखिए मैं आप देखो भावनात्मक बात कर रहा हूँ, बड़ा सरल होता कहना। अरे क्या भावनात्मक है? बिल्कुल आप उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया, अरे वो गोली आपको और हमको भी लग सकती है, और उस राज्य के बारे में अगर हम सुल्फी और शराबी बोले तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। देखिए मैं ये तो निवेदन नहीं कर रहा हूँ, आप नॉन प्रैक्टिकल कोई चीज कह रहे हो। मैं रोहित जी, कहना बड़ा सरल है, मैं रोज रायवाला की हर घटना को बड़ी गंभीरता से लेता हूं। हमने कुछ लेपर्ड मारे भी हैं जो आदमखोर घोषित भी किए हैं। अब दुर्भाग्य क्या है, क्योंकि बिल्कुल ये जो नेशनल पार्क है, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश और चारों तरफ गांव है, हमने फेंसिंग, सोलर फेंसिंग भी कराई है, हमने जगह जगह बोर्ड लगाए हैं, कैमरे लगाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब जंगल है, अब कौन व्यक्ति कहाँ चले जा रहा है। देखिए लेपर्ड को मारने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, या टाइगर को मारने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आदमी को मारने के लिए कोई प्रक्रिया, मैंने आपकी बात सुन ली, आपके पास आदमी को मारने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं। देश के लिए हमारे सैनिक शहीद हुए कि नहीं हुए? हर माँ को पता था, पत्नी को पता था, मेरा पति सेना में भर्ती हो रहा है, ये देश के लिए शहीद होगा। लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए हमने अपने सैनिकों, अपने बेटे को शहीद किया। आज टाइगर का बचना इसलिए जरूरी है, ये इकोलॉजी है। अगर आज हम टाइगर को मार देंगे तो हिरणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, हिरणों को संख्या अधिक हो जाएगी तो ग्रासलैंड खत्म हो जाएंगे, ग्रासलैंड खत्म हो जाएंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये इकोलॉजी है, वो साइंस है। और अब ये अगर टाइगर को भी हम बचाना चाहते हैं तो इंसान के लिए बचाना चाहते हैं कि पेड़ रहेंगे, एक पेड़ 4 लोगों को ऑक्सीजन देता है, बड़ा बरगद का पेड़ 16 लोगों को ऑक्सीजन देता है। आज हम पूरी दुनिया को 40,000 की इको सर्विस दे रहे हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम किशोर भाई वेंटिलेटर पे चले जाएगा। अब किशोर भाई वेंटिलेटर पे नहीं जाए, इसलिए हम टाइगर बचा रहे हैं, इसलिए हम पेड़ बचा रहे हैं। उत्तराखंड वेंटिलेटर पर चला जाए, उत्तराखंड वेंटिलेटर पर चला जाए, पूरी दुनिया जो है वो सरसब्ज हो, ऐसा हमको वन विभाग नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, ऐसा प्रदेश हमको नहीं चाहिए। तो फिर उत्तराखंड वालों को निकालो यहाँ से बाहर। अरे जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं किया? सरकार का क्या मतलब है इसमें? देखो जिम्मेदारी, देखिए कोई चीज गैर जिम्मेदारी भाई, गैर जिम्मेदारी बात मत करो यहाँ पर। मुझे आप बता दीजिएगा, क्या भले ही सरकार में मैं क्या, हालांकि वो सरकार में आप ये कहना चाहते हो, क्यों नहीं किया आपने? भाई तो कानून बनाओ, उत्तराखंड वाले यहाँ से बाहर चले जाए। कानून हरक सिंह रावत ने नहीं बनाया, 1980 का कानून इंदिरा जी ने बनाया, वो जिसने भी बनाया, इंदिरा जी ने बनाया। तो आप 1982 कानून स्वर्गीय इंदिरा जी ने बनाया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई जंगल का सब लोग इंदिरा जी के पास चले जाओ, सब इंदिरा जी के पास चले जाओ और उसको वापस लेकर के। आप बताइए क्या बात कर रहे हो आप? अगर आज उत्तराखंड को जीव जंतु नुकसान कर रहे हैं, जो कानून 1982 कंजर्वेशन बदलो ना, डबल इंजन है, डबल इंजन बदले उसको। उस सरकार में इंदिरा जी के नजदीक थे, आप ही ने सलाह दी। अगर इस तरह की घटनाएं आपके शासनकाल में होती तो क्या मतलब, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आप सुझाव दो ना कि ये करो। मैं दे रहा हूँ, सुझाव दीजिए इस पर। मैं सुझाव, देखिए मैं सोचता हूँ आरोप लगने के बजाय आप सुझाव देंगे, हम आपकी बात को मान मैं उनका सुझाव सुन लेते हैं। मैं सुझाव दे रहा हूँ, बताइए। मैं आपको 6 सुझाव दे रहा हूँ, उसमें से आप कितना कर सकते हैं मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई आप इतिहास पुरुष बन जाएं भविष्य के लिए।
पहला सुझाव ये है कि 2006 मैं का इतिहास पुरुष ने आपका छोटा भाई रहना चाहता हूँ बस इतना ही। उनका सुझाव सुन लेते हैं पहले। इतिहास पुरुष आप बने, मैं ये जानना चाहता हूं। 2006 का जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है और पार्लियामेंट ने बनाया है, पहला काम आप ये करिए कि उसको उत्तराखंड में लागू करिए। पहली बात ये। दूसरी बात, नहीं, उसमें क्या है ये भी बता दीजिए ना। अब सब लोग बैठे शायद जान भी जाएंगे, उसमें क्या है एक दो बड़ी बातें वो भी बता दीजिए। नहीं, 2006 में हमारे हक हकूकों की बात है। आप 2006 बड़ा एक्ट है वो, इतना अगर उससे बनाना है मोटी मोटी बातें बता दीजिए। दूसरी बात, मैं ये एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, ये भ्रम हो रहा है। अरे 2006 में कोई पार्लियामेंट ने एक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की सिफारिशें भारत सरकार ने सभी प्रदेशों को भेजी हैं। हम एक्ट महाराज एक्ट है, आप वन मंत्री जी उसको देख लीजिए। वो सिफारिशें एक्ट आप कैसे बन जाएगा? उनको बताने अगर दीजिए। एक्ट नहीं होगा तो मैं एक्ट कैसे कहूंगा? FRA 2000 चीजें हो गई 2006 का एक बार उसमें हम 2-3 चीजें आपसे कह रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो हमारे अधिकार हैं, आप जहां 72% जो है वन भूमि है, हमको सबसे पहले वनवासी घोषित करो और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है वो हमको दो। पहली बात ये है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, देखिए राजनीतिक बात है। देखो आप देखिए सुन लो, ये राजनीतिक बात हो रही है। पहले पूरी बात सुन लो ना। ये बिल्कुल राजनीतिक बात। राजनीतिक तो आप क्या गैर राजनीतिक बात कर रहे थे अब तक। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो हक हकूक थे पुश्तैनी, आपको पुनेठा जी जानकारी होगी कि सबसे पहला वनवासियों का आंदोलन जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, तिलाड़ी में, उत्तरकाशी में हुआ, जब उस समय की शासन सत्ता ने हमारे हक हकूकों पर कब्जा करने की कोशिश की। आप हमें जो है, जो हमारा चूल्हा जलता था, आप करिए ना, आप ग्रीन बोनस की बात कर रहे हैं। आप ये कहे कि उत्तराखंड के उस क्षेत्र के लोगों को हम चूल्हा जलाने के लिए जो है हर महीने एक गैस सिलेंडर जो है वो फ्री में देंगे। हम 100 ये बिजली देंगे आपको जो है अपना घर में प्रकाश करने के लिए। हम केंद्रीय सरकार में आपको आरक्षण देंगे। हमारे जो हक हकूक थे, अगर हम अपना मकान बनाते थे, पुनेठा जी आप भी गांव में रहे होंगे, हमारा अरे सुनिए, हमारी लकड़ी बिल्कुल उसमें हमारी लकड़ी फ्री होती थी, हमारी बजरी फ्री होती थी, हमारा पत्थर फ्री होता था, हमारा सब चीज फ्री होता था। उस पर वन विभाग ने, आपने एक्ट बना करके, कानून बना करके कब्जा कर लिया। फिर आप कह रहे हो भाई उत्तराखंड क्यों खाली हो रहा है? तो उत्तराखंड खाली नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताओ। ये सब चीजें आप अगर देने के लिए तैयार हो तो हरीश भाई ने और दिनेश अग्रवाल ने किया।